हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नारायण मिश्रा बहुत दिनों बाद अपने घर के करीब जा रहे थे। उनका तबादला उनके घर के करीब का ही एक स्कूल में हो गया था। बहुत सालों से वो इस तबादले के लिए कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उन्हें ये तबादला मिल गया था और इसलिए वो इस मौके को खोना नहीं चाहते थे। हालांकि जिस स्कूल में उनका तबादला हुआ था, उस स्कूल के बारे में लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैला रखी थी। कहते हैं पिछले 5 सालों से उस स्कूल में कोई भी गणित का टीचर नहीं आया। कहते हैं 5 साल पहले इस स्कूल में एक शिक्षिका गणित पढ़ाया करती थी और उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें बच्चों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाती थी और वो अपने विषय को बहुत आसानी से समझ जाते थे। वो बेहद मन लगा के अपने बच्चों को सिखाया करती थी। पर फिर न जाने कैसे एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई और उसके बाद इन अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इस स्कूल के बारे में अफवाहें पहले भी थीं, पर उस हादसे के बाद से अफवाहों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और स्कूल में बच्चों की संख्या कम होती चली गई। स्कूल में पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा था और इस वजह से अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते थे और इसीलिए इस स्कूल की हालत जर्जर थी। और आसपास की बातों से पता चलता था कि ये स्कूल जल्द ही बंद होने वाला है, पर फिर भी यहाँ का पुराना प्रिंसिपल किसी तरह खींच खांच कर इस स्कूल को चला रहा है। नारायण मिश्रा का तबादला इस स्कूल में गणित के टीचर के रूप में ही हुआ था। अफवाहें तो उन्होंने भी बहुत सुनी थी, पर आखिर पिछले कई सालों से वो अपने तबादले की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें अपने घर के आसपास का ये विद्यालय मिला था। नियत समय पर नारायण मिश्रा स्कूल पहुंच गए थे। अब ये स्कूल उनके घर के पास ही था और इसीलिए वो रोज़ाना अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर जा सकते थे, इसलिए उन्हें किसी किराए के मकान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपने स्कूल गए। पहला दिन अच्छा गुजरा। उनके कक्षा के बच्चे पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे और इस बात की तरफ उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया और अपना लेसन कंप्लीट कराने के बाद कक्षा से निकल गए दूसरी कक्षा की ओर। और इसी तरह सभी को पढ़ाते हुए उनका पूरा दिन बीत गया। जब वो छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकले तो छुट्टी के बाद ही एक शिक्षिका भी स्कूल से बाहर निकली और उन दोनों ने एक साथ ही एक ऑटो पर जाना तय किया। रास्ते में उन दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। शिक्षिका ज़्यादातर वक्त दूसरी तरफ मुंह करके बाहर के नज़ारों को देखते हुए बैठी रहीं और बिल्कुल खामोश, और इसलिए नारायण मिश्रा ने भी उनसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं की। उन शिक्षिका के हाथों में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा पर्स और उनके हाथ में पकड़ी हुई एक डायरी। रोज़ाना ऐसा ही होता था। उन्हें अब स्कूल जाते हुए कुछ 3-4 दिन बीत चुके थे, पर उन्हें ऐसा कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ जिसकी वजह से वो स्कूल के माहौल को डरावना या भयानक कह सकें। धीरे धीरे उनके साथ जाने वाली शिक्षिका से उनसे बातचीत होने लग गई और बातचीत का विषय अक्सर पढ़ाई लिखाई और स्टूडेंट्स को लेकर ही होता था। एक दिन नारायण मिश्रा ने उनसे उस अफवाह के बारे में पूछ ही लिया, आखिर वो अफवाह यहाँ क्यों फैली हुई है। तो शिक्षिका ने उन्हें बताया, वो स्कूल सालों पहले कहते हैं कि यहाँ पर एक कक्षा में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, वो भी स्कूल के प्रशासन की ही लापरवाही से, और इसीलिए कहते हैं कि उन बच्चों की आत्मा वहाँ के टीचरों को सताया करती है। आज तक 3 टीचर यहाँ पर आकर मर चुके हैं। 3 टीचर? हाँ, 3 टीचर, और वो सभी गणित के टीचर थे। पर गणित के ही टीचर क्यों? कक्षा में वो हादसा हुआ, उस वक्त गणित की ही कक्षा चल रही थी और क्लास में कोई भी टीचर नहीं था। अचानक ना जाने कहाँ से उस क्लास में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से क्लास में आग लग गई और बहुत से बच्चे वहाँ जलकर मर गए। जो भाग पाने में कामयाब हुए उन्होंने अपनी जान बचा ली, पर जो वहाँ फंसे रह गए वो मर गए। कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। सभी अभिभावकों का यही कहना था कि अगर उस वक्त कोई टीचर क्लास में होता तो उनकी ये हालत नहीं होती। अच्छा, पर आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे भी लगता है अगर उस वक्त वहाँ कोई होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, पर जानते हैं ना, उसकी वजह से ना जाने कितने टीचरों की जान जा चुकी है। मैंने सिर्फ 3 शिक्षकों के बारे में सुना है, पर लोगों को कहना है 5, और कुछ तो और भी। पिछले टीचर दयानंद शुक्ला, वो गणित के ही टीचर थे और काफ़ी उम्र दराज थे,
वो अपनी कक्षा को पढ़ाते थे और उसके बाद अपने घर वापस चले जाते थे। उन्हें यहाँ काम करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि एक दिन स्कूल की सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ज़मीन तक आ पहुँचे। तीसरी मंजिल से लुढ़कते हुए सीधे ज़मीन पर। सोचिए क्या हाल हुई होगी उनकी। फिर उनकी मौत हो गई। क्या? हाँ। और उनसे पहले यहाँ दीक्षित वर्मा आए थे। उन्होंने भी अपने बच्चों को बहुत मन लगा के पढ़ाया और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा घटित हो गया। जब वो स्कूल आए और उन्होंने पढ़ाई शुरू करवाई, उनको यहाँ रहते हुए केवल 3 महीने बीते थे। और उनसे पहले नीना दत्ता, हाँ, उनकी ये पहली जॉब थी और वो अपने बच्चों को बहुत मन लगा के पढ़ाया करती थी। बहुत ही मन लगा के। सब उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। वो काफ़ी दिनों तक अपने बच्चों को बेहद मन लगा कर पढ़ाती रही और एक दिन न जाने कैसे, न जाने क्यों, उसके साथ भी एक हादसा हो गया। वो जब बच्चों को पढ़ाकर गलियारे से होते हुए दूसरी क्लास की तरफ जा रही थी, उस वक्त न जाने कैसे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गलियारे से ज़मीन पर जा गिरी और सर फूटने से उसकी मौत हो गई। ओह माय गॉड, ये सब बातें बहुत ख़तरनाक हैं। मतलब आप तो मुझे डरा रही हैं। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ। जानते हैं वो सभी टीचर अपनी मौत से पहले क्या महसूस करते थे? क्या? वो सभी कहते थे कि उन्हें रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे स्कूल के बच्चे उनके घर में आकर शोर मचा रहे हों, या छोटे बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, या कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके पूरे बदन में आग लग गई है। क्या? हाँ, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। और मैम, आपको क्या लगता है ये सब बातें सच हैं? अरे हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। वो हमारे पहले टीचर जिनके बारे में आपने बताया, पता नहीं थी, वो उम्र दराज थे। हो सकता है गलती से उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया हो और इस वजह से कोई हादसा हो गया हो। इस वजह से हम, हाँ, स्कूल को किसी भूत प्रेत का नाम नहीं दे सकते। पर वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, 3 हादसे हुए हैं यहाँ। हाँ, पर फिर भी मुझे आपने ये नहीं बताया कि नीना वर्मा, मेरा मतलब है वो जो भी उनका नाम था, वो कहाँ से रहने वाली थी? अभी तक तो सारे शिक्षक जिनके बारे में आपने बताया वो सभी मेरा मतलब है मर्द थे। वो इकलौती औरत थी। हाँ, वो काफ़ी दिनों तक इस स्कूल में टिकी रही, 1 साल तक, और बहुत मन लगा के अपने बच्चों को पढ़ाया। पर फिर न जाने कैसे एक दिन उनके साथ भी यह हादसा हो गया। तो क्या उन्हें भी वो आवाज़ें सुनाई देती थी जैसा कि आपने बताया? हाँ, बिल्कुल सुनाई देती थी। आपको कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। और बचकर रहिएगा, कहीं कल को आपको भी आवाज़ें सुनाई ना देने लग जाएं। आप तो सच में मुझे डरा रही हैं मैम। उस रोज़ मैम ने अपनी डायरी अपने हाथ में न पकड़कर सीट पर रखी हुई थी, और जब वो अपने मंजिल पर ऑटो से उतरी, वो हमेशा नारायण जी से पहले उतर जाया करती थी। तब उन्होंने वो डायरी गलती से सीट पर ही छोड़ दी और उन्हें वापस ले जाने का ध्यान नहीं रहा। जब नारायण जी अपने घर पहुंचे तब उन्होंने सीट पर नज़र घुमाई। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके बगल की सीट पर मैम की डायरी बची रह गई है। आज शनिवार का दिन था, कल स्कूल बंद रहेगा, इसलिए एक दिन तक उन्हें ये डायरी अपने पास ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैम कहाँ रहती हैं, और इसलिए वो चाह कर भी उस डायरी को वापस नहीं कर सकते थे। उन्होंने वो डायरी उठाई और उसे अपने घर ले गए। वो घर में अकेले ही रहते थे। उनकी माँ इन दिनों दर्शन के लिए हरिद्वार गई हुई थी, और इसलिए वो अभी अपने घर में अकेले ही थे। उनकी एक बहन भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, और इसलिए वो अपने ससुराल में रहती थी। वो घर में बैठे कोई उपन्यास पढ़ रहे थे। डायरी उनकी टेबल पर ही रखी थी, पर उन्होंने उसे पढ़ा नहीं, वो बस रखी हुई थी। उन्होंने उसे पढ़ना गलत समझा। वो किसी की पर्सनल चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहते थे।
शाम हो गई थी। आज मौसम में थोड़ी ठंडक थी और बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। जब वो डायरी पढ़ रहे थे जब वो उपन्यास पढ़ रहे थे तभी उन्हें अचानक अपने घर में एक खटपट सी महसूस हुई, एक आवाज़। और वो उसका पता लगाने के लिए उठे। जब कमरे से बाहर निकले तो उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। वो एक बार फिर से अपने कमरे में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्हें फिर से घर में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक बार वो फिर उसे चेक करने के लिए वहाँ पर गए, पर उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ उनके पीछे कोई छोटा बच्चा खिलखिलाता हुआ दौड़कर निकल गया हो। उन्होंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। उन्हें थोड़ा डर महसूस होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ उनका वहम है और कुछ नहीं। वो बेवजह नाहक घबरा रहे हैं। एक बार फिर वो उपन्यास पढ़ने बैठ गए और इस बार उन्हें एक दो नहीं, कई बच्चों के हंसने और बोलने की आवाज़ एक साथ सुनाई पड़ी, पर वो तटस्थ बने रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ उनकी कुर्सी पर किसी ने धक्का दिया हो और इस धक्के से चौंक कर वो तुरंत पीछे की ओर पलटे, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। नारायण जी इस बार काफ़ी घबरा गए। बारिश होने की वजह से घर की बिजली कट गई थी और घर में अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने एक लैंप जला रखा था अपनी टेबल पर और उसकी भी रोशनी धीमी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लैंप में तेल ख़त्म होने वाला है। वो फ़ौरन अपनी टेबल से उठे, तेल ढूंढने के लिए रसोई घर में गए और वहाँ उन्हें तेल का पीपा मिल गया। तभी उन्हें अपने पीछे एक परछाई सी नज़र आई। ऐसा महसूस हुआ उनके पीछे कोई चीज़ खड़ी है, और जब वो पीछे मुड़े वहाँ पर कोई नहीं था। वो बेहद डरे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने तेल का पीपा उठाया और लैंप में तेल भरने लगे और अपनी टेबल पर उसी तरह बैठ गए। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आज पूरे दिन उन्हें घर में अकेले ही रहना था। उनकी माँ 2 दिन से पहले हरिद्वार से वापस नहीं आने वाली थी। घबराए हुए थे। वो अभी भी बैठकर उपन्यास पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब उनका उपन्यास पढ़ने में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बेहद डरे हुए थे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ उनकी पीठ के पीछे घर का कोई सामान ज़मीन पर गिरा हो। एक ज़ोर की आवाज़ हुई। वो पीछे मुड़े तब उन्होंने देखा तेल का पीपा ज़मीन पर गिरा हुआ है और उससे तेल रिस रहा है और फर्श पर फैल रहा है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि घर के दूसरे कोने में रखी हुई मोमबत्ती अपने आप हवा में उड़ने लगी और उड़ती हुई सीधे ज़मीन पर आ गिरी, ठीक उस जगह पर जहाँ पीपे से तेल रिसता हुआ जा रहा था। नारायण जी ये देखकर बेहद घबरा गए। अगर तेल ने आग पकड़ ली तो घर को धमाके से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो पीपा पूरी तरह से तेल से भरा हुआ है। वो फ़ौरन भागते हुए उठे। उनकी कुर्ते का एक हिस्सा कुर्सी में फंस गया, जिस वजह से वो गिरते गिरते बचे। इसी तरह गिरते पड़ते वो भागते हुए मोमबत्ती तक पहुँचे और उसे हाथ से दूर धकेल दिया और तेल के पीपे को सीधा कर दिया। अब वो बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखा था वो किसी सपने से कम नहीं था। फ़ौरन हाथ झाड़ते हुए उठे और कमरे से बाहर निकल गए और घर की बालकनी में टहलने लग गए। तभी अचानक घर की बालकनी में टहलते हुए उन्होंने गौर किया, शीशे से अंदर उन्हें अपने घर के अंदर कुछ परछाइयाँ नज़र आईं। ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे उनके घर के अंदर खेल रहे हैं। और जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके घर का कमरा उनका कमरा नहीं बल्कि स्कूल की एक कक्षा जैसा दिख रहा था, जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्हें मूर्छा सी आ गई और वो ज़मीन पर गिर पड़े। और जब उनकी नींद खुली और सुबह जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा उनका अखबार वाला उन्हें जगा रहा था। और उसने उनसे पूछा, अरे नारायण जी, क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे? क्या आप बीमार हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। क्या वक्त हो गया? 8 बज रहे हैं सुबह के। आपको यहाँ पड़े देखा तो बिना पूछे घर के अंदर आ गया। मैं अखबार फेंक नहीं आया था। अब ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। आप जाइए, मैं ठीक हूँ।
नारायण जी बड़े डरते हुए घर के अंदर आए और घर के अंदर आने के बाद उन्होंने रसोई में जाकर चाय बनाई और अपनी पढ़ने की टेबल पर आकर बैठ गए। वहाँ अभी भी डायरी रखी हुई थी। इस बार ना चाहते हुए भी उन्होंने उस डायरी को खोला और उसके पहले पन्ने पर नाम लिखा था, नीना। नीना, ये नाम तो कहीं सुना लगता है। खैर, उन्होंने पन्ने आगे पढ़ना शुरू किया। उनकी शिक्षिका की ही डायरी थी। उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ लिखा था उसमें। मसलन उन्हें बच्चों को पढ़ाना कितना पसंद था, अपने काम से बेहद लगाव था और अपने गांव की वो एक लौती लड़की थी जो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकी थी और इसलिए वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती थी। पर डायरी के आधे में जाकर यह डायरी ख़त्म हो गई। नारायण जी ने पूरी डायरी पढ़ने से अच्छा उसके आखिरी पेजों को पढ़ने की शुरुआत की। जब उन्होंने उस डायरी के आखिरी पेजों को पढ़ना शुरू किया तब जो कुछ उसमें लिखा था वो सुनकर उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ आए हुए 1 साल बीत गए हैं और इस 1 साल में मैं बच्चों से काफ़ी घुल मिल गई हूँ। सिर्फ कुछ अजीब चीज़ें जो मेरे साथ होनी शुरू हो गई हैं, मैं उनकी वजह नहीं जानती। ऐसा लगता है कि मुझे आजकल भ्रम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूली बच्चे स्कूल से लेकर घर तक मेरा पीछा करते हैं और जब मैं उन्हें देखने की कोशिश करती हूँ वो मुझे नज़र नहीं आते। जब अपने घर में होती हूँ तब ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे मेरे घर में शोर कर रहे हों, पर जब घर में ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। जब सोने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि घर में कहीं आग लगी है और जब मैं जगती हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। कई बार अपने आप मेरे घर में आग लगते लगते बची है। समझ नहीं आता इन हादसों की क्या वजह है। मैं डर जाती हूँ। मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ तब ऐसे हादसे होते हैं और इस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ कई दिनों से। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। लगता है किसी मनोचिकित्सक से मुझे बात करनी पड़ेगी। नारायण जी ने वो डायरी पढ़ी तो बेहद चौंक गए। कुछ ऐसा ही हादसा कल शाम को उनके साथ भी हुआ था। इसके बाद वो भौंचक्के रह गए थे। आज रात उन्होंने अपने घर में पूरी व्यवस्था कर रखी थी रोशनी की। उन्होंने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन किया कि वो रात को रुकने के लिए उनके साथ रहना चाहेगा, पर उनके दोस्त ने मना कर दिया। वो अकेले ही घर में रुके। आज मौसम ठीक था। सुबह के वक्त बारिश हो रही थी पर रात के वक्त सिर्फ हवाएं चल रही थी और बिजली आ रही थी। उन्होंने घर की सारी लाइटें ऑन कर रखी थी और अपने कमरे में सोने जा रहे थे। जब वो अपने बिस्तर पर लेटे तभी अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि घर में कुछ जलने की गंध आ रही है और ये महसूस होते ही उनके दिमाग में कल रात की डायरी का एक हिस्सा बिल्कुल अचानक से कौंध गया और वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गए और घर में हर जगह जाकर देखने लगे कि सब कुछ ठीक तो है, पर कहीं पर कुछ भी नहीं था। वो एक बार फिर अपने कमरे में वापस आ गए। जब वो लेटे और सोने की कोशिश करने लगे तभी अचानक उन्हें फिर से ऐसी गंध महसूस हुई कि घर में कहीं आग लगी हो और वो एक बार फिर से उसे देखने के लिए गए, पर इस बार भी वहाँ कुछ नहीं था। और अगली बार भी जब उन्होंने सोने की कोशिश की तो ऐसा ही हुआ और जब चौथी बार ये हुआ तब उन्होंने उसकी फ़िक्र करनी छोड़ दी। उन्होंने तय कर लिया कि इस भ्रम को वो भ्रम ही रहने देंगे। वो जानते थे कि उन्हें भ्रम हो रहा है, इसलिए वो इस बार कुछ भी करने के लिए नहीं उठे। पर फिर अचानक से जब वो गहरी नींद में थे उन्होंने अपने आसपास चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था आस पड़ोस के लोग चीख रहे हों। और जब वो जगे वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ गए तब उन्होंने देखा उनके रसोई घर में भयंकर आग लगी हुई है। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उनके हाथ पैर ये देखकर काँप रहे थे। सभी लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। किसी फायर ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी वो हादसा काफ़ी चौंकाने वाला था। अगले दिन जब नारायण जी अपने स्कूल गए तब वो डायरी अपने साथ लेते गए। उन्होंने कभी स्कूल में उन शिक्षिका को नहीं देखा था। सिर्फ छुट्टी के वक्त ही वो उन्हें नज़र आती थी स्कूल से बाहर निकलती हुई, और उस दिन भी वो छुट्टी के वक्त ही उन्हें स्कूल से बाहर निकलती हुई नज़र आई। और पता नहीं कैसे अचानक वो सड़क पे जा रही भीड़ में जाकर गुम हो गई। नारायण जी उन्हें रोकना चाहते थे पर वो नहीं रुके। आज वो उनके साथ ऑटो में भी नहीं बैठे। आज उनकी डायरी नारायण जी के पास ही रह गई। वो उसे वापस करना चाहते थे पर उन्हें मौका ही नहीं मिला। अगले दिन जब वो अपने स्कूल गए तब वहाँ पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कहा, सर यहाँ पर
नारायण जी अपनी कक्षा को पढ़ा रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ उनकी सीट के पीछे कोई खड़ा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपनी कक्षा को फिर से पढ़ाने में व्यस्त हो गए, पर उसे ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे थे। आज उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी अचानक से उनकी क्लास का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो उनके ही साथ पढ़ाने वाले उनके भौतिक विज्ञान के टीचर थे और उन्होंने उनसे कहा, अरे नारायण जी, कहाँ रह गए आप? कब से आपका इंतज़ार किया जा रहा है। कक्षा 7 के बच्चे बैठे हुए हैं, आप उन्हें पढ़ाने नहीं जा रहे? इस खाली कक्षा में क्या कर रहे हैं भला? और ब्लैक बोर्ड पे इतने सारे सूत्र, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाली कक्षा, खाली। जब उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो सन्न रह गए। उनकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले पूरी क्लास बच्चों से भरी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ, ठीक तो हैं? हाँ, अब आप जाइए, मैं आता हूँ। भौतिकी के शिक्षक वहाँ से चले गए और नारायण जी भी उनके पीछे क्लास से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए 7वीं कक्षा की ओर जाने लगे। उनका क्लास 3रे माले पर था और वो अभी 4थे माले पर बैठे हुए थे। अचानक सीढ़ियाँ उतरते वक्त उनका पैर किसी चीज़ पर पड़ा। ऐसा लगा वो कोई गोल सी चीज़ थी, एक पेंसिल, जिस पर उनका पैर पड़ा और वो अपना संतुलन नहीं बना पाए। और फिर वो सीढ़ी दर सीढ़ी लुढ़कते हुए सीधे 4थे माले से पहले माले पर आ गिरे। उनके सर पर गहरे जख्म लगे और उन्हें गहरी चोटें आईं और अस्पताल में उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।